दिसंबर का महीना हो और हम साउथ एशियन दुनिया में कहीं रहते हों तो बांग्लादेश की तकसीम का वाक़या, पाकिस्तान टूटने का वाक़या याद आता है और बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ भी था। 10 दिसंबर जब हम ये शो कर रहे हैं तो उसी 10 दिसंबर को दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स का एक दिन भी मनाया जा रहा है। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में एक रिसेंटली तकरीर पाकिस्तान के जाने वाले चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने की और उन्होंने अपनी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लाते हुए और अपनी तरफ से इन कॉन्टेक्स्ट रखते हुए बांग्लादेश के क्रिएशन के साथ जोड़ा। और उन्होंने कहा कि हमारे तो 93,000 फौजी नहीं थे जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने, ये तो 34,000 थे, बाकी तो आर्मी के लोग नहीं थे। तो क्या जो आर्मी के लोग नहीं होते वो भी तो शहरी होते हैं, वो भी तो आपकी समाज का हिस्सा होते हैं। तो ये वो इशू है जो हम आज दिसंबर के महीने में देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का जो माइंडसेट है वो तब्दील हुआ या नहीं। इसी सिलसिला में थर्ड ओपिनियन के रूह रवां बैरिस्टर हामिद बशानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बशानी साहब, खुश आमदेद। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, दिसंबर में इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई, अगरचे सिर्फ दिसंबर में नहीं हुई थी, आज से 51 वर्ष पहले वो कई महीनों से सिलसिला जारी था। दिसंबर में बहरहाल बांग्लादेश बना, बांग्लादेशियों के लिए खुशी का वाक़या है तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद। तो आप जो पाकिस्तान आर्मी का जो माइंड सेट है, जनरल बाजवा ने जाते जाते एक बार फिर कैसे दिखाया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें जी, वो जो मैं समझता हूँ कि जाते जाते जो उन्होंने तकरीर की उसमें बहुत सारी बातें जो हैं वो जिनको आप कहते हैं ना अननेसेसरी और अनवांटेड, वो तो है ही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बातें उन्होंने ऐसी की जो फैक्ट्स के साथ और हकायक के साथ मुतसादम थी। और उनमें सबसे बड़ी मिसाल जो उन्होंने इस पे दी वो बांग्लादेश के हवाले से, वो मैं समझता हूँ कि हकायक का मुंह चढ़ाने के मुतरादिफ बात थी, जिससे आप उस माइंडसेट का अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि आपने कहा 51 साल गुजरने के बावजूद और तारीख के इतने एक बदतरीन किस्म के नाइटमेयर से गुजरने के बाद और इस हालत तक पहुंचने के बावजूद वो जो माइंडसेट है वो अपनी बात पे जो है वो उसी तरह इसरार कर रहा है। और वो उसी का नतीजा है कि उन्होंने ये तकरीर की। हालांकि 51 ईयर्स आफ्टर आप ना तो कोई हिस्टोरियन है और ना आप जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के कोई इस तरह के लीडरशिप में आते हैं कि आपकी बात जो है वो पिछले और अगले दोनों की तहसीह के लिए जो है। इनसे पहले जो है मैं ये आपको बताऊं कि जितने भी जनरल गुजरे हैं उन सब ने अपने अपने तौर में प्राइवेटली भी, अगर सब ने नहीं तो उनकी अक्सरियत ने और पब्लिकली जो है वो तस्लीम किया है कि बांग्लादेश के अंदर बुनियादी तौर पे ये जो जो कुछ भी हुआ इसका जाहिर है एक मल्टी डायमेंशन किस्म के इवेंट थे। उसमें एक इवेंट तो खुद बंगालियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश की आज़ादी का इवेंट था, जो कि एक रिमार्केबल किस्म की अचीवमेंट थी बांग्लादेश की आज़ादी और खुद मुख्तारी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए। एक उसका ये था, एक वो था कि जो दो मुल्कों के दरमियान जो उससे 20-30 साल पहले एक ही मुल्क था और एक ही फौज थी, चूंकि पाकिस्तान इंडिया की फौज जाहिर है एक ही थी जो तकसीम हुई, तो उनके दरमियान एक लड़ाई और फिर उस लड़ाई का जो खौफनाक किस्म का नतीजा था वो दूसरा डायमेंशन था। उस डायमेंशन पे आप देखें कि मल्टीपल किस्म के 100 ऑफ रिसोर्सेज सब इस बात पे मुतफिक हैं कि ये एक आर्मी की तरफ से तारीख का बदतरीन किस्म का सरेंडर था, नंबर एक। और नंबर दो, उस वक्त तक की तारीख में सबसे ज्यादा जो है इस तरह की बैटल में मजमूका दूसरी जंग अजीम, या इससे आप उसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते कि वो एक मल्टी नेशनल किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें दर्जनों जो है वो मुल्क और कामें शामिल थी, लेकिन दो कामों के दरमियान हिस्ट्री में ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें सबसे ज्यादा जंगी कैदी जो है सरेंडर होने के बाद जंग लोगों को जो है वो जंगी कैदी बनाया गया। और उसके बाद 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स लिटरली, यानी ये नहीं कि महज कहने की हद तक, मौजूद हैं दुनिया भर की लाइब्रेरीज में, रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़पेपर्स कटिंग्स हैं, क्या नहीं है,
जो कि इस बात को डॉक्यूमेंट ना कर रहा हो कि 93,000 लोग जो है या 95,000, मोर देन 90,000 जी, वो जो है वो भारत में कैदी बनाए गए थे। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज जो खुद इन्होंने की, उसमें महमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान की बाकायदा एक सरकारी तौर पे अपॉइंटेड कमीशन ने सरकारी अरेंजमेंट की बुनियाद पे जो फाइंडिंग की, उसमें उन्होंने बाकायदा क्लैरिफाई किया कि इस पूरा जो ट्रेजिक इवेंट है इसका जिम्मेदार कौन था। तो उसके बाद एक आम फौजी जर्नल जो है वो रिटायर्ड होने से पहले स्टेज से फायदा उठा के तो हिस्ट्री को जो है वो दोबारा बनाने की कोशिश करे और अपनी तारीख लिखने और बंदूक की जोर पर तारीख को अवाम पर मसलत करने की कोशिश अगर किसी को कहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह की होगी। दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पर यह बात ही इररेलीवेंट है कि 93,000 आदमी था या 34,000 आदमी था। रेलिवेंट बात यह है कि आपने सरेंडर किया कैमरे के सामने, दुनिया भर के जर्नलिस्टों के सामने, बर सगीर के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल के सामने सरेंडर किया, आपने हथियार फेंके, अपनी शिकस्त तस्लीम की। और इस पे कभी किसी ने जो है वो क्वेश्चन नहीं उठाया कि इसमें कोई किसी दूसरी वर्जन की भी कोई गुंजाइश थी। और तीसरा और सबसे बड़ा काम जो इस स्पीच में उन्होंने किया कि वो जाते जाते जो पाकिस्तान मिलिट्री के हवाले से जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात पाकिस्तान के अवाम की तरफ से और पॉलिटिशियन के क्वार्टर्स की तरफ से आ रही है, उसकी तस्दीक कर दी कि उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान के अवाम और उसके पॉलिटिशियंस को जो है वो मोर्दे अल्जाम ठहराया। यानी जिसका मतलब ये था कि जो बहस गुज़िश्ता 6 महीने से उस मुल्क में इतनी इंटेंसिफाई हो गई थी, उसको उन्होंने बाकायदा जो है उसकी दोबारा तस्दीक की कि ये जो पॉलिटिशियन जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है और किसी भी तरीके से जो है वो उनको उनका जो सोसाइटी में और जो पॉलिटिक्स में और मुल्क के अफेयर्स में जो जर्नल उनकी जो स्टैंडिंग बनती है और जो मकाम बनता है, उसको मिलिट्री लीडरशिप जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। वरना आप ये बताएं कि 51 साल के बाद ये कहना कि जी इसमें जो है वो पॉलिटिशियन जिम्मेदार थे, हालांकि 1958 से लेकर 71 तक ये 2 साल और 10 और 2 12 और 13 साल जो है वो मुकम्मल तौर पे मिलिट्री रजीम पाकिस्तान पे मसलत रहा मुख्तलिफ शक्लों में। यानी ख्वाह वो मार्शिल्ला हो या मार्शिल्ला के बगैर जो पहले का पीरियड है जिसमें अयूब खान वजीर दफा भी थे और मिलिट्री चीफ भी थे, या उसके बाद का पीरियड है, तो उसमें तो कोई पॉलिटिशियन जो है वो जिस तरह कहते हैं ना कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, इस तरह कोई पॉलिटिशियन पूरे मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में सांस नहीं ले सकता था। यही वो दौर था जिसमें सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन जो है वो पॉलिटिशियंस की मिलिट्री के इशारे पे या उसके ओपन जो है वो हुक्म के तहत हुई। यही वो दौर था जिसमें अवाम पे फौजकशी की गई, ख्वाह वो जो है वो बांग्लादेश के अंदर हो या बलूचिस्तान के अंदर हो या कश्मीर के अंदर हो या कहीं और हो। यही वो दौर था जब पॉलिटिशियंस को ट्रायल पे डाला गया, जिसमें जो है आपका हैदराबाद ट्राइब्यूनल और इस तरह के मशहूर केसेस। यही वो जमाना था जिसमें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मोबे वतन जो पॉलिटिशियंस थे उनको गद्दार करार दे के तो उनको तवील किस्म की जेलों में डाला गया। तो ये सारी चीजें जो हैं आप एक तरफ रख के तो आप कहेंगे जी कि ये पॉलिटिकल फेलियर था या इसमें पॉलिटिक्स जो है वो इन्वॉल्व थी। और उसमें आप मुझे ये बताएं कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो कौन सी जेल में था जब बांग्लादेश अलग हुआ, और क्या वो मिलिट्री के हुक्म के बगैर और उसकी सुपरविजन और उसकी कमांड के बगैर बांग्लादेश से अरेस्ट होके तो आके पंजाब की जेल में डाला गया था, जहां उसकी कब्र खोदी गई थी कि इसको हम यहीं मार के तो इस कब्र में जो है वो दफन करेंगे। तो ये सारी चीजें सामने रखने के बावजूद अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं जी ये सारा गलत है, हम 35 अरेस्ट हुए, 1000 अरेस्ट हुए थे और बांग्लादेश जो है वो सियासतदानों ने अलग किया बनाया था, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जो है वही रूड और बहुत ज़्यादा जो है वो मगरूर किस्म का माइंड सेट जो है ये उसकी रिफ्लेक्शन है। जी बशानी साहब, आपने बहुत अहम बातें की। आपका जो सबसे अहम नुक्ता वो ये है कि एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी के गुज़िश्ता चीफ ने जाते जाते
हिस्ट्री लिखने की कोशिश की। ये सिर्फ एक चीफ का मामला नहीं है, ये बशानी साहब आप और मैं जानते हैं ये एक माइंडसेट का मामला है। तो क्या आपको लगता है कि ये माइंडसेट जो उनका दावा है कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, वो भी कोई ऐसी बात नहीं, ये माइंडसेट क्या आगे भी इसी तरह चलेगा बशानी साहब? बिल्कुल डेफिनेट जी, इसी तरह चलेगा। क्योंकि अगर आप इस तरीके से इतने बड़े क्रिटिकल टर्न पे, इतने बड़े क्रिटिकल क्रॉस रोड थी ये, चूंकि इतनी बड़ी बहस जो है वो क्लोज अप हुई थी और बाजवा साहब जा रहे थे, तो जाहिर है उस वक्त एक स्टेटमेंट आनी चाहिए थी जो टोटली एक डिफरेंट पैराए में एक डिफरेंट मैसेज लेके आती। लेकिन उस वक्त एक मिलिट्री जनरल जो जा रहा है और ये बहस समेट के जा रहा है कि मिलिट्री पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन जाते जाते वो तारीख के सबसे जो बदतरीन किस्म का जुल्म था और क्राइम था, उसकी जिम्मेदारी पॉलिटिशियन के सर पे थोप रहा है, हिस्ट्री को बिल्कुल लात मार के एक तरफ करके। दुनिया में मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद होंगे अगर आप पूरी दुनिया की प्रेस कटिंग्स को जमा करें, जिसमें ये सारा रिपोर्ट हुआ है कि इसको लीड जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री कर रही थी। वहां पे जो जेनोसाइड हुई, जो लोग मारे गए, जो असमत दरी हुई, जो लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, ये सारी चीजें। और ये खुद आप देखें जो है वो बुक्स आफ्टर बुक्स जो खुद मिलिट्री बासिस ने लिखी हैं, उनको उठा के देखें, हमीदुर रहमान कमीशन उठा के देखें, कोई भी जी किसी तरह का कोई नेशनल या इंटरनेशनल कोई आप जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको टच करें तो इस पे तो कोई बहस हो ही नहीं सकती। तो ये जाहिर है इस चीज़ की निशानी है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस आज तक कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री लीडरशिप जो है वो झूठ और इस तरह की गलत बयानी से काम लेके तो सियासत के अंदर जो है वो मदाखलत करती रही। यानी जिस स्टेज पे आप खड़े होके कहते हैं कि हमने इस साल फरवरी में ये तय किया है कि आज के बाद हम जो है वो सियासत में न्यूट्रल हैं। अब जरा आप इस स्टेटमेंट पे गौर करने की क्या जरूरत है? क्या ये स्टेटमेंट इटसेल्फ ये नहीं कह रही कि इस साल फरवरी से पहले पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी? यानी इस पे मैं समझता हूँ कि कोई दूसरी राय तो है ही नहीं। तो जब उन्होंने खुद तस्लीम किया कि इस साल फरवरी से पहले हम न्यूट्रल नहीं थे, तो इसका मतलब ये है कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब फिर ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन ये जो चीखो पकार कर रहे हैं और उनके जो एतराज़ात हैं वो ख्वाह किसी सतह के हों, वो हिज़्ब इख्तिदार में हैं या हिज़्ब इख्तिलाफ में है, जो भी उनकी पोजीशनिंग है, लेकिन इस बात पे दोनों मुत्फिक हैं कि पाकिस्तान में जो है वो मिलिट्री जो है वो न्यूट्रल नहीं रही थी और उसको न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि उन्होंने जाते जाते ये पॉलिटिशियंस की भी इंसल्ट की है, हिस्ट्री की भी एक तरीके से इंसल्ट की है, और अपने सीने के जोर पे और ओहदे के जोर पे सच्चाई को जो है वो छुपाने और एक अपना जो नैरेटिव है जो हिस्ट्री में कभी ना किसी ने सुना, ना कभी सामने आया, ना किसी ने इस पे आर्ग्यू करने की कोशिश की, उसको इम्पोज करने की कोशिश की है। एक और इसमें बहुत अहम नुक्ता है, वो ये है कि फरवरी से पहले तक तो खैर खुद पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हम उसमें इन्वॉल्व थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन फरवरी के बाद नहीं है। लेकिन उसका खेल भी आपके मेरे सामने और व्यूअर्स के सामने है। अभी जो परवेज़ अलाई कह रहे हैं, इवन मुन्नस अलाई कह रहे हैं, ख़ुद इमरान खान कहते हैं कि बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशन लेने में भी कितने इंटरेस्टेड थे और उसके हसूल की खातिर उन्होंने हर हरबा आजमाया और दबाव भी डाला। कभी इमरान का साथ दे रहे हैं, कभी इमरान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। तो ये कहना क्या इनका बनता है कि हम फरवरी के बाद भी जो हैं, फरवरी के बाद हम ए पॉलिटिकल हो गए थे? देखें जी, इनकी ये स्टेटमेंट जो है ना वो दुरुस्त अल्फाज में अगर बात की जाए तो ये बात कंफर्म नहीं करती कि ये फरवरी के बाद ए पॉलिटिकल हो गए, यानी ए पॉलिटिकल मीनिंग गैर सियासी हो गए, बल्कि ये इस बात को कंफर्म करती है कि ये अवाम के साथ बहुत बड़े बड़े झूठ बोलते रहे। क्योंकि ये फरवरी तो जो है वो 1 साल पहले की बात है ना, 9 महीने 10 महीने पहले की बात है। लेकिन उससे पहले का जितना अरसा है वो तो तभी कहते ना कि हम उससे पहले भी न्यूट्रल थे ना।
लेकिन आप ये देखें कि ये लड़ाई पाकिस्तान में को आज की तो नहीं है ना जी। ये लड़ाई तो 1950 के फौरन बाद, जब ये 1953 के फौरन बाद, मैं ये कहूँगा कि जब पाकिस्तान को जो है वो मिलिट्री लीडरशिप ट्रांसफ़र की गई, जब अयूब खान पहले देसी चीफ बने। उससे पहले चूंकि अंग्रेज चीफ थे तो उन पे मुझे नहीं पता कि वो भी मदाखल कर रहे थे या नहीं, लेकिन उसके बाद जब पहला चीफ अयूब खान बना, पहला मकामी जो है चीफ जो था मिलिट्री का वो बने, उस वक्त से लेके तो जाहिर है 2022 तक के दरमियान के ये जो अरसा है, इसमें जो है वो आप मुझे एक पॉलिटिशियन बता दें जिसका मिलिट्री के साथ तसादम ना हुआ हो, ख्वाह वो इक़्तिदार में हुआ हो या इक़्तिदार के बाहर हुआ हो। इस अरसे में जब के मिलिट्री जो है वो रूल करती रही है, ये ऐसे पीरियड रहे हैं जब जो है वो अवाम के ख़िलाफ़ फौज कशी की गई। ये आप देखें, ख्वाह वो बलूचिस्तान में पहले जो है वो फौज कशी का वाक़या हो जिस पे अहमद फराज जैसे लोगों ने बड़ी बड़ी मारकातुल आरा किस्म की जो है वो शायरी तख्लीक की है, या बांग्लादेश के अंदर जो फौज कशी और जेनोसाइड के और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के वाक़यात हुए हों, या पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ जो ट्रायल हुए हैं अनफेयर, अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस्म के, जिस तरह हैदराबाद ट्राइब्यूनल केसेस हैं और इस तरह के केसेस हैं, या पाकिस्तान के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस थे उनको जिस तरीके से जो है वो पूरी पूरी ज़िंदगी 20-20 और 30-30 साल तक जो है वो जेलों में रखा गया, ये सारे काम जो हैं वो जाहिर है कि मिलिट्री बासिस और उनके इख्तियार और उनकी इक़्तिदार के अंदर जो है के दौरान हुए। उसके बाद आप ये देखेंगे पाकिस्तान की कुल उम्र अगर जो है वो 75 ईयर्स है तो उसमें से एटलीस्ट 33 ईयर्स जो है वो तो एक ऐसा दौर है जिसमें मिलिट्री ने बाकायदा वर्दी और टोपी और स्टार पहन के, तो ये जो छिड़ी है हाथ में लेके तो सामने बैठ के हुकूमत की, तो उसकी तरफ तो उनका एक इशारा तक भी नहीं गया। तो कहते हैं जी ये पॉलिटिशियंस का कसूर था जो पहली बात है ये किसी का कसूर नहीं था, बांग्लादेश के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वो जीती, और ये एक दो तरफा किस्म की बात थी। खुद पाकिस्तान के अंदर भी मिलिट्री लीडरशिप की ये ख्वाहिश थी कि बांग्लादेश अलग हो जाए, लेकिन लोगों के खौफ से वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब आप देखें ये बात पब्लिक हो चुकी है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे डिस्कस हो चुकी है कि ये लोगों को बीच में डालते थे कि किसी तरीके से आप बंगालियों से बात करें कि वो हमसे अलग हो जाएं, जिसके जवाब में बंगाली ये कहते थे कि अक़लियत में आप हैं। ये तारीख में कभी हुआ नहीं कि कहीं अक्सरियत जो है वो अक़लियत से अलग हुई हो, अगर आपको तकलीफ है तो आप हमसे अलग हो जाएं। तो ये दो तरफा थी, एक तरफ तो आज़ादी की लड़ाई थी और दूसरी तरफ आप लोगों के दिल में जो गुरूर था, नफरत थी और एक तरह का हतक था और तहकीर थी बांग्लादेश के अवाम के ख़िलाफ़, वो बोल रही थी और आप चाहते थे कि ये किसी तरीके से हमसे अलग हो जाएं, जिसके नतीजे में आपने शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ से उठा के पंजाब की जेल में रखा और उसकी ज़िंदगी में उसके सामने बैठा के उसकी कब्र खोदी जेल में। तो आप कहते हैं कि जनाब ये जो है वो पॉलिटिशियंस का कसूर है। तो ये चीज़ सामने रखने के बाद आप मुझे एक जो है वो मिलिट्री बास या जनरल बता दें जिसने के इक़्तिदार में आने से पहले, इक़्तिदार के दौरान और इक़्तिदार के से जाने के बाद अवाम से कुरान पे और मुक़द्दस किताबों के नाम पे और मज़हब के नाम पे और पॉलिटिक्स के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे झूठ ना बोला हो। आप जनाब अयूब खान से लेके तो जनरल ज़ियाउल हक के वो सारे जो सरमून, वो क्या कहते हैं, उनके खुतबे और उनके वो आयतें पढ़ पढ़ के झूठ बोलना और 90 दिन के इलेक्शन और वो सारी कहानियां करते करते परवेज़ मुशर्रफ तक और अब तक आके देख लें गुज़श्ता 5 साल से जो खिलवाड़ बाजवा साहब ने की पॉलिटिशियंस के साथ और पाकिस्तान के मुकद्दर के साथ और पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ के मुल्क को जो है वो दिवालिया बना के, और आज की खबर ये है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। और इस पे वैसे मैंने एक कॉलम भी लिखा था पाकिस्तानी अखबारात में कि दिवालिया ये जो डिफ़ॉल्ट है इसकी किस्में हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि बैनुल अक़वामी दुनिया आपको आके गले से पकड़ के झंझोड़ना शुरू हो जाए
तो आप जो है वो डिफॉल्ट हैं, आप प्रैक्टिकली डिफॉल्ट हैं। जब आपका जो है वो हेड ऑफ द स्टेट ये ऐलान कर दे कि हम डिफॉल्ट हो गए हैं, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं और हम जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए, तो प्रैक्टिकली आप डिफॉल्ट हैं। तो मुल्क को आपने ऑन दी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी धकेल के 5 साल तक ये जो कुछ होता रहा, तो उसमें आप ये बताएं कि अगर मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ मुल्क का सबसे ताकतवर शख्स जो है वो जीरो से मिलियनर कैसे बन गया। बाजवा साहब जो 16वें 15वें स्केल से उन्होंने शुरू किया, और जब वो रिटायर्ड हुए तो उनके बारे में जो ये अकाउंट्स से जो बातें निकल रही हैं कि जो सिर्फ उन्होंने टैक्स जो है वो फाइल किए, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में टैक्स जो है वो किस तादाद में और किस परसेंटेज के हिसाब से लोग फाइल करते हैं, और आपकी दौलत का किस कदर हिस्सा जो है वो डिक्लेयर ही नहीं होता। तो ये जो सिचुएशन है जनाब, इसमें मैं समझता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, जो रूलिंग एलीट और स्पेसिफिकली जो आपकी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का अवाम के साथ और अवाम के मफादात के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो अब रिकंसाइलेबल है ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना गैप आ गया है कि भाई आपका मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, आप मुझे एक चीज बता दें जिसमें इन्होंने कोई चेंज की हो कि ये मिलिट्री जर्नल है तो इसकी एक गाड़ी का पहिया छोटा कर देते हैं, या ये सेक्रेटरी है तो इसका एक नौकर काट देते हैं। 15-15 नौकर एक एक जो है वो डेप्यूटी कमिश्नर और तहसीलदार के हवाले हैं। तो इसलिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी इस मुल्क में, और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस कदर गहरा हो गया है कि ये अब इसको रिकंसाइल नहीं कर सकते। और ये तो मुझे वही बांग्लादेश वाली बात नजर आ रही है कि अंदर से ये बंगालियों के आगे हाथ जोड़ते थे कि खुदा के लिए भाई हमारी जान छोड़ो चले जाओ, बाहर से कहते थे नहीं जी हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। यही कुछ ये ड्रामे करके तो अपने बैंक अकाउंट्स पूरे कर रहे हैं कि जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, और ये किसी वक्त भी वो डूबते हुए जहाज की तरह जो है वो छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए बशानी साहब, बांग्लादेश का बनना वही सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप के बीच में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस थी उनका नतीजा था। और यही बात इमरान खान भी अपने धरनों में, जलसों में गुज़िश्ता 6-7 माह के दौरान करते रहे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम अगर पाकिस्तान के करंट सियासी मंजरनामे पे निगाह दौड़ाएं तो इमरान खान का ये कहना नहीं था बंगालियों की तरह कि वो किसी असूल की बुनियाद पर खड़े हैं। वो तो सिर्फ ये कहते थे कि जनरल बाजवा आप मेरा साथ दें। अच्छा, अब जो बातें सामने आ रही हैं, जनरल बाजवा ने उनका साथ देने की कोशिश भी की, मगर मुकम्मल तौर पर आर्मी का साथ इमरान खान को मुयस्सर नहीं था जिस तरह उनको मुयस्सर रहा। तो अगर हम एक बहुत ही मेन पॉलिटिशियन को देखें तो उसका जो किरदार है यानी इमरान खान का, वो खुद इतना बदतर किरदार है कि किसी असूल पे खड़े नहीं, और आर्मी के ख़िलाफ़ इसलिए बोल रहे हैं या ट्रोल चला रहे हैं क्योंकि आर्मी उनके मुताबिक उनका पूरा साथ नहीं दे रही, तो वो ट्रोल चला रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके पॉलिटिशियंस देखते हैं, वो इमरान खान पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, यानी वो भी आर्मी के मुकम्मल तौर पर जैसे कहना चाहिए हम नवा बनना चाहते हैं। इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं आपका हम नवा हूँ, आप मेरे हम नवा बने। तो ये अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस आज के 2022 में भी इस तरह बिहेव करते हैं तो फिर सिर्फ पाकिस्तान आर्मी से क्या गिला? आप कैसे देखते हैं सूरत हाल को? नहीं, ये आपकी बिल्कुल 100% बात सही है जनाब। ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल्स जो है दे हैव नथिंग अगेंस्ट मिलिट्री। उनका मसला ये है, हरगिज नहीं है कि मिलिट्री जो है वो पॉलिटिक्स में मदाखलत क्यों करती है। उनका मसला ये है कि ये मदाखलत हमारे हक में क्यों नहीं हो रही। जिस तरह के इमरान खान ने ये जितना ज़्यादा शोर डाला और जितने वसी पैमाने पे एहतजाज किया, जैसा कि आपने कहा, तो उसका जो नुक्ता मास्का था, पॉइंट ऑफ जो कंसंट्रेशन था, वो ये नहीं था कि एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल दिस इज नॉट राइट फॉर द मिलिट्री टू इंटरफेयर, बल्कि ये इंटरफेयर हमारे मकसद के लिए करे। यानी उन्होंने जो है वो अदम एतमाद की तहरीक को क्यों नहीं रुकवाया,
अगर लाया नहीं आखिर में जो उन्होंने कहा, तो चले मान लेते हैं कि वो तहरीक लाने में उनका हाथ नहीं था, लेकिन कम से कम रुकवा तो सकते थे। तो उनको तो एतराज ये था कि उनकी न्यूट्रलिटी हमारे फेवर में होनी चाहिए थी, इसलिए गलत हो गई कि हमारे फेवर में नहीं है। तो सवाए चंद एक छोटी मोटी पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और पार्लियामेंट से बाहर हैं, चे जाए कि अवाम में मुमकिन है उनकी बहुत बड़ी अक्सरियत हो, लेकिन ऐसी पार्टियों को हिस्टोरिकली पाकिस्तान में जो है वो इसी तरह की फोर्सेस ने हमेशा इक़्तिदार से बाहर रखा है। जैसे हैदराबाद ट्राइब्यूनल केस था, उसमें आप देख लें जिस तरह नैब को उन्होंने इलीगली और अनलॉफुली जो है वो इक़्तिदार से बाहर धकेल दिया था, हालांकि वो और उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो उन्होंने कालेदम करार दे दिए, उसमें किस तरीके से वो जीत रहे थे। तो ये बात नहीं कि उनके साथ लोग नहीं हैं, लेकिन जो पार्टियां इक़्तिदार से बाहर हैं उनको वो इसलिए नापसंद हैं कि वो बात इसी तरह की करती हैं जिस तरह के उन्होंने जीएम सैयद और बाचा खान और मैरी और मैंगल और इस तरह के लोगों को इक़्तिदार से बाहर रखा, बल्कि जेलों में रखा। तो इसलिए जनाब बात ये नहीं कि लोग ये बात कहते नहीं कि फौज का किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, फॉर राइट और फॉर रॉन्ग। उनको कोई हक ही नहीं पहुंचता कि किसी तरह की मदाखलत करें। लेकिन जो आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस नुक्ते पे इस वक्त उनका इत्फाक है कि फौज जो है वो मदाखलत करे लेकिन हमारे हक में। यानी ये जो फ्लोटिंग किस्म के लोटा टाइप लोग हैं, इनको डरा धमका के तो हमारे साथ शामिल करे, या हमारे खिलाफ कोई मूव आती है जैसे अदम एतमाद वाली मूव इमरान खान के खिलाफ आई तो उसमें हमारे साथ खड़ी हो। तो इस हिसाब से जनाब मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान में एक भी पॉलिटिकल पार्टी, ये जो 12-13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास एक आध सीट है, उसको एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल इस बात पे कोई एतराज नहीं है कि जो है वो फौज सियासत में मदाखलत क्यों कर रही है। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल उनको अगर एतराज है तो ये है कि हमारे हक में क्यों नहीं कर रहे। इसलिए पाकिस्तान में फौज की मदाखलत ख़त्म होने के कोई आसार नहीं है जब तक आप इस तरह के ज़हनी तौर पे दिवालिया किस्म के पॉलिटिशियंस को, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ रख के, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, उन सब को एक तरफ रख के, तो आप जो है वो पूरा दिन इस कोशिश में रहें कि मिलिट्री बास कौन बन रहा है और वो किस तरह हमारे हक में कोई ना कोई अपनी इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है, तो वहां पे डेमोक्रेसी के लिए या बेहतरी के लिए या पाकिस्तान के हालात में किसी तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है जनाब। बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी ये जो रूलिंग एलीट है इसने इस कदर पैसा बना लिया है और इस बेदर्दी से पाकिस्तान को लूट के तो अपने अपने अकाउंट्स भर दिए हैं और अपना अपना सरमाया जमा कर दिया है कि ये अब इसको ट्रीट कर रहे हैं एक डूबते हुए जहाज की तरह। उनकी नजरें जो है वो उफक से पार किसी जजीरे पे हैं जहां पे उन्होंने छलांग लगानी है, और ये मैं आपको बताऊं कि ये लगाएंगे और ये उसके लिए पूरी पूरी तैयारी करके बैठे हुए। बशर साहब बहुत आखिर में मुख्तसरन हमें मिस्टर बाजवा की तकरीर के उस पार्ट पर भी कमेंट्री करते हुए अपना तज़िया दीजिए जिसमें उसने पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेपनाह खिदमात जो हैं वो गिनवाई हैं और कहा है कि हम तो सेवा ही सेवा कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो भारतीय आर्मी है वो अपने लोगों पे जुल्म कर रही है। इस पे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग तबसरे कर रहे हैं, और आप इस पे क्या कमेंट्री करेंगे? देखें जी, वो बात जो है वो पाकिस्तान में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के पास आज तक जितने पैसे आए और मोस्टली पैसे जो बाहर से आए जो कि बिलियंस बल्कि ट्रिलियन को अब टच कर रहे हैं, तो उन पैसों में से जो है वो बहुत बड़ी कम से कम 40% जो है वो मिलिट्री पे खर्च हुआ, जिसकी वजह से उनके पास मशीनें, बुलडोजर्स, कश्तियाँ, इस तरह की चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी स्टेट के पास जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में अगर कहीं जलजला आ जाए या कहीं सैलाब आ जाए तो जाहिर है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की अपनी फ़ौज है ना, पाकिस्तान के अपने कमांड एंड कंट्रोल के अंदर है। तो स्टेट को जिस इदारे के पास ज़्यादा मशीनें, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा पेट्रोल नज़र आएगा उसको हुक्म देंगे कि जाओ भाई लोग डूब रहे हैं संभालो।
लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि ये भी इन्होंने नहीं किया। बहुत सारे मामलात में इन्होंने रजिस्ट किया और इनकार कर दिया, बल्कि पैसे मांगे। अभी आपने नहीं देखा था कि सैलाब में जो है उन्होंने कहा कि हमारा इतना खर्चा, हालांकि स्टेट जब पैसे दे रही है अपने बजट से, आर्मी के को अपने रिसोर्सेज अगर हैं भी, तो वो तो सिर्फ आर्मी बासेस के प्राइवेट और उनकी अपनी अय्याशियों और अपनी मराद के इर्द गिर्द घूमते हैं ना, वो तो मिलिट्री पे खर्च तो नहीं कर रहे। लेकिन आपकी ये जो ह्यूज मशीन आपने डेवलप की, जो लॉजिस्टिक आपने डेवलप किया है, ये जो कैपेबिलिटी डेवलप की है टू रिस्पॉन्ड, ये सारे का सारा जो है पाकिस्तान के गरीब अवाम का पेट काट के तो ये पैसा लगा हुआ है जनाब। तो उसमें अगर वो कहीं आ गए तो ये बात भी जो उन्होंने की, मैं तो इनकी आखिरी तकरीर पे हैरान हूं कि किसी शख्स ने होशो हवास में अब ये बात कहने की क्या जरूरत थी कि पाकिस्तान के अवाम को जब भी सैलाब की जरूरत पड़ी तो हम आ गए। भाई आप आते ना तो आप जाते कहाँ? 40% बजट खा रहे हैं आप 70 साल से, और सैलाब आएगा तो क्या वो इंडिया की फौज को बुलाएंगे या ईरान की फौज को या अफगान के तालिबान को बुलाएंगे कि आके हमें सैलाब से बचाओ? और इसको उन्होंने अपनी ड्यूटी समझ के अगर ये किया होता तो ये कैसे कहते कि जी ये हमारा फर्ज था, तो हम क्यों, मतलब कभी आपने अपना फर्ज जो पूरा दिन आप अदा करते हैं, कभी बच्चों को आपने कहा कि आई एम द वन हु इज पुटिंग द फूड ऑन योर टेबल? तो ये जो फर्ज नहीं था ना, ये तो फिर उन्होंने आसान जताया। और उन्होंने सियासतदानों को तमाचा मारने के बाद कि आपने बांग्लादेश अलग किया, उसके बाद ये बताया कि पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो रहा है तो हमारी वजह से है। तो यानी जो इंडिया पे उन्होंने अटैक किया, इंडियन आर्मी पे, वो बिल्कुल अननेसेसरी था। और दूसरा ये कि कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं। इस पे बहुत चलते चलते कमेंट्री कीजिए। नहीं, वो इंडिया के साथ पाकिस्तान में ये फैशन बन गया है ना कि हर चीज को आप इंडिया से कंपेयर करते हैं। एक जमाना था जब पाकिस्तानी फिल्म को इंडियन फिल्म से कंपेयर किया जाता था। तो उस जमाने में हम नौजवान थे तो फिल्में देखते थे, ये कहानियां लिखते थे, ड्रामे सुनते देखते थे, तो बड़ा शौक था इन चीजों में। तो हम बड़े तजिए करके तो ऐसे लोगों को बताते थे कि भाई ये कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि ये जो फिल्म है ये इसकी एक ओरिजिनल स्टोरी है, इसमें ओरिजिनल डांस है, इसमें ओरिजिनल ये सारी चीजें हैं, आप उसकी कॉपी कर रहे हैं। तो ये कॉपी वाला अमल ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। और दूसरा ये है कि ये थीम में बहुत बड़ा फर्क है, तो ये जो है वो ज्यादा अरसा चलेगा नहीं। आपने देख लिया कि जो हशर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का हुआ, मेरे ख्याल में दुनिया के किसी मुल्क में किसी फिल्म इंडस्ट्री के साथ ये हशर नहीं हुआ जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हुआ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले में। जो कि ज़ाहिर है लैंग्वेज, कल्चर, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए लोगों ने शौरी तौर पे एक इंडस्ट्री को दूसरी पे फोकियत दी। यही बात थी, आप एक ज़माने में अपना एग्रीकल्चर जो है उसको कंपेयर करते थे, फिर आपने इंडस्ट्री एक ज़माने में 60s में इन कंपेयर करनी शुरू कर दी, फिर आपने 60s के ही लेट 60s में कहा जी हमारा ग्रोथ रेट तो 6% तक पहुंच गया तो इंडियन तो भूखे मरने वाले हैं। फिर आगे जाके आपने ये जब तक 70 वाला काम होता उस वक्त तक तो आप फौज को भी कंपेयर कर रहे थे, लेकिन 70 के बाद आपको थोड़ा सा नजर आया कि ये कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब बीच में चूंकि 30-40 साल 50 साल हो गए, तो अब ये जो है वो इंडिया से फौज को कंपेयर कर रहे हैं, जो कोई एप्पल और ऑरेंज का कंपेयर नहीं है। ये जो ऑरेंज की जगह वो पंजाब में वो एक होता है पीला सा एक क्या कहते हैं उसको, मेरे जहन से उसका नाम निकल गया, जो बहुत ही एक छोटा सा फैल है, उसको जो है एप्पल के साथ कंपेयर करने वाली बात है, को बनता ही नहीं भाई। आपके ट्रेजरी में $7 बिलियन बचा हुआ है, जिसमें से निसफ से ज्यादा आपने पोकड़ धोकड़ करके मांग तांग के झोली फैला के तो ट्रेजरी में रखा हुआ है, और वो भी मेरे नजदीक एज ए लॉयर वो अनलॉफुल है और डिसेप्टिव है। ये आप अपने क्रेडिटर को जो है वो एक ये तासर देने के लिए कि हमारे पास पैसे हैं, आप किसी दूसरे से पैसे उधार लेके तो अपने अकाउंट में रख लें, तो ये चीटिंग है। आपकी ट्रेजरी में $7 बिलियन टोटल बचा हुआ है ज़र मुबादला, तो आप अपने आप को इंडियन फौज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने क्या किया और हमने क्या किया, ये तो सारा तारीख का हिस्सा है जनाब। लेकिन मुख्तसर में आपको बता दूं कि ये बाजवा साहब ने जाते जाते
फौजी जहन से लिखी गई तारीख जो उन्होंने खुद ही अपने ख्वाबों और ख्यालों में लिखी, कोई इसको सफ़े पे भी मुंतकिल करने की हमाकत नहीं करेगा। उसको उन्होंने ज़बरदस्ती मीडिया के ज़ोर पे और ताकत के ज़ोर पे अवाम पे मसलत करने की कोशिश की, जिसको कहते हैं एक नैरेटिव क्रिएट करना, कि जो नैरेटिव 70 साल से यहाँ पे फ्लोट कर रहा है कि पाकिस्तान में अगर कोई ख़राबी है तो उसके ज़िम्मेदार सियासतदान है, और अगर कोई अच्छाई है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, बहुत से रासिल गुफ्तगू रही और आने वाले दिनों में बातचीत आपके साथ होती रहेगी। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की। टैग टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ हमारे ऐप्स भी डाउनलोड कीजिए। आज का थर्ड ओपिनियन मेरे साथ और बैरिस्टर बशानी साहब के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.